चलिए, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में जैसे कि हम लोग पढ़े हुए थे, क्लोनिंग वेक्टर पढ़ रहे थे। क्योंकि हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के प्रोसेस को बता रहे थे आपको कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए के लिए हम लोग को क्या क्या चाहिए होता है। पिछले क्लास में हम बताए थे कि अगर आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाना चाहते हैं, मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाने के लिए तो हमें चाहिए कि एक फॉरेन डीएनए चाहिए, और उस फॉरेन डीएनए से हम अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को निकालेंगे, मतलब हमारे इंटरेस्ट वाले जीन को हम निकाल लेंगे। इंटरेस्ट ऑफ जीन बोलने का मतलब क्या होता है? हमारा डिजायरेबल जीन यानी डिजायर्ड जीन, वांछित जीन को निकालेंगे। क्योंकि हम बताए थे पुनर्योगज डीएनए क्या होता है, तो सर पुनर्योगज डीएनए को बाहरी वांछनीय जीन के साथ जोड़कर, मतलब ये एक डीएनए को वांछनीय जीन के साथ जोड़ा जाता है। अब कौन से डीएनए को जोड़ा जाता है उन सब के बारे में बात अभी हम कर रहे हैं। देखिए, हम आपको बताए हुए थे कि उसके लिए हम लोग एक बैक्टीरिया लेते हैं। अगर पुनर्योगज डीएनए हमें कराना है, पुनर्योगज डीएनए बनाना है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है, तो उसके लिए हम क्या लेते हैं? सर एक बैक्टीरिया लेते हैं। अच्छा, इस बैक्टीरिया का अब क्या रोल होता है? सर बैक्टीरिया में, जीवाणु में दो तरह का जीवाणु डीएनए पाया जाता है। एक तो ये हो गया जैसे कि आप देख रहे हैं बैक्टीरियल डीएनए, एक होता है सर्कुलर डीएनए जिसको हम लोग वेक्टर डीएनए, जिसको हम लोग कहते हैं प्लाज्मिड, यानी ये डीएनए वाहक होता है, वाहक डीएनए होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड कहते हैं। अब हमें अगर मान लीजिए कि ऐसे आपका वेक्टर जो होता है, वाहक जो होता है, ये प्लाज्मिड भी होता है और बैक्टीरियोफेज भी होता है, जीवाणु भोजी जिसको कहते हैं। तो बैक्टीरिया में से हम प्लाज्मिड को निकाल लेते हैं, और यही प्लाज्मिड वह है जिसको काटते हैं प्रतिबंधन एंजाइम के द्वारा। तो यानी कि हमें क्या क्या चाहिए होता है? अगर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा किसी को फिनोटाइपिक रूप से बदलना है तो क्या क्या चाहिए? ये पिछले क्लास में बताए थे सर। सबसे पहले हम किसमें ये परिवर्तन करना चाहते हैं, पहले हम उसको पकड़ के अपने पास रख लेंगे, होस्ट को पकड़ के रख लेंगे। होस्ट जिसको बोलते हैं कॉम्पिटेंट होस्ट, कहीं लिखा हुआ है। कॉम्पिटेंट वर्ड का मतलब होता है सक्षम, यानी सक्षम होस्ट यानी सक्षम परपोषी को हम पहले रख लेंगे। और उस सक्षम परपोषी में हम क्या करेंगे कि अब उसके अंदर हमें बदलाव करना है, तो अब उसके लिए हमें क्या चाहिए कि सर उसके अंदर किस प्रकार का बदलाव करना चाहते हैं वैसा जीन खोजिएगा, और वो जीन आपका डिजायरेबल जीन कहलाएगा, यानी वांछित जीन कहलाएगा। तो सर उस वांछित जीन को हम बाहरी किसी डीएनए से काट के निकालेंगे। अब बाहरी डीएनए से फिर किसके द्वारा काटेंगे? तो रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज नामक एंजाइम के द्वारा, वही प्रतिबंधन एंजाइम के द्वारा। अच्छा सर, चलिए दोनों को हम काट के निकाल लिए। हम किसको किसको काटे हैं? सर प्लाज्मिड को इस बैक्टीरिया से बाहर निकाले, और फिर प्लाज्मिड को थोड़ा सा छोटा टुकड़ा काट कर हटा दिए। प्लाज्मिड में के डीएनए, प्लाज्मिड डीएनए है, ये ऑलरेडी एक डीएनए है, तो इसके डीएनए के एक छोटे से पीस को काट कर हटा दिए, और उसके जगह पर हम अपने डिजायरेबल जीन, जो बाहरी डीएनए से, जो फॉरेन डीएनए या एलाइन डीएनए, एलाइन मतलब ये होता है बाहरी, तो बाहरी डीएनए में से, बाहरी डीएनए के जीन को हम क्या करेंगे? अब इस प्लाज्मिड में जो काटे थे, जो टुकड़ा काट के हटाए थे, उस जगह पे हम अपने वांछित जीन को इसमें पैक कर देंगे, जोड़ देंगे। अब ये जो डीएनए बना, ये हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया, यानी पुनर्योगज डीएनए बन गया। अब इस पुनर्योगज डीएनए का हम क्या करेंगे? सर अब इस पुनर्योगज डीएनए को, कोई बात नहीं, आप जो होस्ट रखे थे ना उसमें स्थानांतरित कर देंगे। अब वो किसके मदद से स्थानांतरित करेंगे? तो वेक्टर तो आपके पास है ही, अब आप बैक्टीरिया के अंदर इसको फिर सेट करिए, इसको डाल दीजिए। बस समझ में आ रहा है? यहाँ अब हम लोग को पढ़ना है ये चीज कि हम जो होस्ट लेंगे वो कैसा रहेगा। तो होस्ट क्या, जिसमें हम परिवर्तन करना चाहते हैं वैसा होस्ट ले लेंगे, जिसमें भी चाहते हैं परिवर्तन करना। तो सर क्लोनिंग वेक्टर कैसा होगा? यानी संवाहक जो होगा वेक्टर, क्लोनिंग संवाहक, क्लोन तैयार करने वाला। एक बात याद रखिएगा, अगर मान लीजिए कि आप इस प्लाज्मिड वेक्टर के साथ, अगर आप इस प्लाज्मिड के साथ यानी कि वेक्टर डीएनए के साथ, अगर आप यहाँ इतना दूर तक अगर बाहरी कोई डीएनए को जोड़े हैं, सपोज अगर बाहरी किसी डीएनए के टुकड़ा को अगर जोड़े हैं, ये मान लीजिए सपोज कि यहाँ ये बाहरी डीएनए का टुकड़ा है, अगर जोड़े हैं, और ये क्लोनिंग वेक्टर है, क्लोनिंग, ये अपना क्लोन तैयार करेगा, अंदर जाएगा तो ये अपना कॉपी तैयार करेगा, कॉपी बनाएगा। तो ये जैसे ही अंदर जाएगा, ये बात को याद रखिएगा, ये जैसे ही अंदर जाएगा, बॉडी के अंदर जाएगा, वहां जाकर ये फिर प्लाज्मिड अपना क्लोन तैयार करेगा, संख्या बढ़ाएगा ना जी। अगर मान लीजिए कि ये बैक्टीरिया को आप किसी बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं, तो किसी बॉडी के किसी होस्ट के शरीर में अगर डालिएगा तो वहां जाकर तो ये कॉपी करेगा, अपने संख्या को बढ़ाएगा। तो जितना संख्या इस प्लाज्मिड का बनेगा उतना ही कॉपी, उतना ही संख्या ये हमारा जो बाहरी जो डिजायर जीन को हमने, जो भी डिजायरेबल जीन को हमने डाला था इसमें, ये डिजायरेबल जीन भी उतना ही क्या होगा? कॉपी में बनेगा।
वही बात यहाँ बोला हुआ, व्हेन द क्लोनिंग वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड इन द होस्ट, यानी कि होस्ट में जब आप क्लोनिंग वेक्टर को डाल दीजिएगा, होस्ट में क्लोनिंग वेक्टर समझ में आया ना, क्लोनिंग वेक्टर यही है सर, प्लाज्मिड जिसके साथ हमने इसको रिकॉम्बिनेंट बना दिया, तो इसको आप डाल देते हैं ना कि होस्ट के अंदर, तो जब होस्ट के अंदर, होस्ट मतलब परपोसी के अंदर डालिएगा, तो द लिंक्ड मतलब जोड़ा हुआ पीस माने टुकड़ा ऑफ डीएनए, तो ये टुकड़ा जो पीस है, पीस ऑफ डीएनए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीस ऑफ डीएनए। तो इस डीएनए के टुकड़े, यह डीएनए का टुकड़ा भी क्या होगा, इज ऑल्सो मल्टीप्लाइड। यानी कि अगर होस्ट के शरीर में आप प्लाज्मिड को, होस्ट के शरीर में जब क्लोनिंग वेक्टर को आप स्थानांतरित करिएगा, यानी प्लाज्मिड को जब आप डालिएगा, तो क्या होगा कि इस प्लाज्मिड के साथ जुड़ा हुआ डीएनए का टुकड़ा उतना ही कॉपी बनाएगा जितना कि ये प्लाज्मिड कॉपी बनेगा होस्ट में जाने के बाद। ठीक है, वही दिया हुआ इज मल्टीप्लाइड टू द नंबर इक्वल टू द कॉपी नंबर ऑफ द वेक्टर, यानी जितना वाहक अपना कॉपी तैयार करेगा उतना ही कॉपी तैयार होगा किसका, वेक्टर का भी, यानी कि वाहक का भी। मतलब जितना वेक्टर वाहक, जैसे कि क्लोनिंग वेक्टर यहाँ प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड का जितना कॉपी तैयार होगा उतना ही कॉपी तैयार होगा अपने ये डीएनए का इस टुकड़ा का भी, जिसको हमने इसके साथ जोड़ा है। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा इसकी संख्या बढ़ेगी, ये शरीर में जाकर वहाँ क्या करेगा, शरीर अपना ये परिवर्तन करेगा, फिनोटाइपिक रूप से उस जीव को बदल देगा। और इसी तरह से हम लोग अलग अलग प्रकार के ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए के द्वारा अलग अलग फिनोटाइपिक चेंज कर करके अलग अलग जीवों को हम लोग विकसित कर सकते हैं। ये सब बायोटेक्नोलॉजी के कारण होता है। बात समझ में आया? अच्छा, जैसे मान लीजिए कि आजकल आप जो इतने अलग अलग प्रकार के जो फसल, हाइब्रिड फसल को उगा रहे हैं, आप सुने होइएगा कुछ फसल होता है जो कि सर ये कुछ फसल इस जीन कुछ अलग अलग प्रकार के विशेष प्रकार के पैथोजन के लिए रेसिस्टेंट होता है, प्रतिरोधी होता है। ये बात आप जानते हैं। जैसे मान लीजिए बहुत सारे अलग अलग पौधे हैं जो अलग अलग प्रकार के कीटों के लिए प्रतिरोधी होता है। पहले हम कीटनाशकों का छिड़काव करते थे, लेकिन अब हमें कीटनाशक के छिड़काव की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम पौधा को ही वैसा बना दे रहे हैं ताकि वो पौधा हाइब्रिड हो जा रहा है, और वो कीट जो है या वो पौधा सुखाड़ भी पड़ गया या कुछ दिन तक पानी इकट्ठा भी रह गया, तो अब वो पौधा उसमें सड़ेगा नहीं, सूखेगा नहीं। ये सब ये सब क्या हो रहा है, सब ये जीन के ट्रांसफर के कारण होता है। उसमें जीन को स्थानांतरित किया जाता है पौधे में, और तब उस तरह से उस पौधे को विकसित किया जाता है। जैसा कि शुरू में ही हम आपको बताए हुए थे एक बार, बीटी कॉटन जो आप डेवलप करते हैं, बीटी कपास डेवलप करते हैं ना जी, तो अब सर इस जीन को कैसे बॉडी के अंदर स्थानांतरित किया जाता है, वो सारी बातें हम लोग यहाँ देखेंगे। देखिए, तो ये बात समझ में आ गया कि अच्छा सर, ये बात तो हमें समझ में आ गया कि जब क्लोनिंग वेक्टर को हम, क्लोनिंग वेक्टर जिसको हम बॉडी के साथ ह्यूमन किसी भी होस्ट के बॉडी में डालते हैं, तो जितना कॉपी क्लोनिंग वेक्टर का होगा उतना ही कॉपी उसके साथ जुड़े हुए उस डीएनए के टुकड़े का भी होगा। ठीक है, चलिए, तो क्लोनिंग वेक्टर ये समझ में आ गया कि सर दूगो होता है, एक प्लाज्मिड भी होता है और दूसरा होता है बैक्टीरियोफेज यानी कि जीवाणु भोजी। याद रखिएगा, ये दोनों क्या होते हैं, क्लोनिंग वेक्टर होते हैं। क्लोनिंग वेक्टर होते हैं यानी कि क्लोनिंग संवाहक होते हैं। इसका हम हिंदी यहाँ पे दे दिए हैं, जब क्लोनिंग वेक्टर को, यानी जब क्लोनिंग संवाहक, वेक्टर यानी कि संवाहक, जब क्लोनिंग संवाहक को परपोषी में गुणित किया जाता है, यानी परपोषी में इसकी संख्या को बढ़ाया जाता है, तो डीएनए के जोड़े गए टुकड़े को भी वाहक की प्रतिकृति संख्या के बराबर गुणित कर सकते हैं। मतलब जितना कॉपी तैयार होगा उस प्लाज्मिड वेक्टर का, यानी कोई भी वाहक का, उतना ही कॉपी उसके साथ जुड़े हुए डीएनए के टुकड़े का भी होगा। बस यहाँ बात यही है। ठीक है, इसमें ज़्यादा, इस बात से ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेना है, बस इसमें कोई खास बात नहीं है। अब आइए यहाँ पे, अब आवश्यकता होता है फीचर्स रिक्वायर्ड फॉर क्लोनिंग इनटू अ वेक्टर। मतलब कि अगर मान लीजिए किसी वाहक या संवाहक, सॉरी संवाहक नहीं, हम लोग अभी बात कर रहे हैं किसी होस्ट में पहले जो वेक्टर को ट्रांसफर करके उस वेक्टर का कॉपी तैयार जो करा रहे हैं, तो उस वेक्टर के कॉपी तैयार होने के लिए क्या क्या चाहिए, हमें क्या क्या जरूरी होता है। जैसे क्लोनिंग वेक्टर हो गया, तो क्लोनिंग वेक्टर के लिए फीचर्स कौन कौन से, आवश्यक फीचर्स कौन कौन से होंगे, आवश्यक गुण क्या क्या होगा, काहे के लिए, फॉर क्लोनिंग इनटू अ वेक्टर। मतलब किसी वेक्टर के अंदर, किसी वाहक के अंदर ये क्लोनिंग वेक्टर जो है कॉपी अपना तैयार करेगा, इसके लिए क्या क्या जरूरी है हमें। अब देखिए, इसके लिए सबसे पहले सर ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की जरूरत होता है। ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है ORI, जहां से रेप्लिकेशन मतलब प्रतिकृति की शुरुआत होती है।
प्रतिकृति की शुरुआत का मतलब क्या हुआ? आप उसमें क्या डाल रहे हैं? डीएनए। प्लाज्मिड को डाल रहे हैं ना जी, वेक्टर है ना, वाहक है, तो एक डीएनए है। आप उसको जब डाल रहे हैं बॉडी के अंदर यानी होस्ट के शरीर में, तो वहां जाकर वो क्या कर रहा है? कॉपी तैयार कर रहा है। कॉपी मतलब डीएनए से क्या बन रहा है? डीएनए बन रहा है, तो क्या कहलाएगा? रेप्लिकेशन यानी प्रतिकृति। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर उसमें होना चाहिए, हम ये बता रहे हैं आपको कि सर क्लोनिंग के लिए, वेक्टर के क्लोन के लिए, मतलब वाहक किसी होस्ट के शरीर में जाकर अपना कॉपी बनाएगा। वाहक जैसे कि आप मान लीजिए कि एक वाहक को लिए, किसको? प्लाज्मिड को लिए, तो प्लाज्मिड किसी होस्ट में जाकर अपना कॉपी तैयार कर रहा है। उस कॉपी को तैयार करने के लिए क्या क्या फीचर आवश्यक होते हैं? आवश्यक फीचर्स कौन कौन से होते हैं? तो उसके लिए पहला आवश्यक फीचर्स ये होता है कि ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। क्या होता है जी? ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अच्छा, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ये कहाँ से होगा? तो देखिए, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के लिए हम लोग पहले एक बार समझते हैं, कुछ हम स्लाइड लेते हैं। देखिए, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को हम कहाँ से बताएंगे इसको? एक मिनट देखिए, ये हो गया, जैसे मान लीजिए यहाँ ये है अगर ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यहाँ ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हम दो तरह का फिगर इसका लेते हैं, एक यहाँ ले लिए और एक और सेम ऐसे ही हम लोग फिगर को ले लेते हैं, इसी का कॉपी, एक ये हो गया। अच्छा, तो जो ऑरिजिन, इसको क्या बोलेंगे सर? ये है ORI, शॉर्ट में ORI। ये क्या है जी सर? ये है ORI यानी ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हुआ, तो इसमें अब मान लीजिए ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हम लोग को जोड़ना, इसमें किसको है? मतलब हम लोग को अपने डीएनए का टुकड़ा इसी में ना जोड़ेंगे, तो डीएनए के टुकड़ा को हम या तो इसके समीप जोड़ सकते हैं, डीएनए के टुकड़ा को या तो हम इसके समीप जोड़ सकते हैं, या फिर हम चाहें तो इससे दूरी पर जोड़ सकते हैं, या फिर हम इससे दूरी पर जोड़ सकते हैं। लेकिन क्लोनिंग वेक्टर, ये हम एक क्लोनिंग वेक्टर आपको दिखा रहे हैं, क्लोनिंग वेक्टर है ये, वाहक है ये, जो कि होस्ट में जाकर वहां क्या करने वाला है? कॉपी तैयार करने वाला है। तो उसमें अगर ORI नहीं होगा तो ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कैसे होगा? रेप्लिकेशन मतलब एगो से दूसरा वाला कैसे बनेगा, फिर उसे तीसरा कैसे बनेगा? तो इसका कॉपी तो बनना चाहिए ना। तो इस तो कॉपी बनने के लिए अब ORI जहां होता है ना, हम ORI के बगल में ही अपने जो डिजायरेबल जीन जो था, जो बाहरी डीएनए से हमने लिया था, उसको जोड़ते हैं। या तो उसको करीब में जोड़ सकते हैं या फिर उसको दूर पे भी जोड़ा जा सकता है। बात समझ में आया क्या? तो इस तरह से ये क्या हुआ कि हम यहाँ पे ये ORI को देख लिए, यानी कि सर क्लोनिंग वेक्टर में ORI का होना जरूरी है। ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का काम क्या होता है? तो अगर ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन नहीं रहेगा तो वहां से समझिए कि रेप्लिकेशन ही नहीं होगा। मतलब जो क्लोनिंग वेक्टर को आप किसी बॉडी में डाल रहे हैं, क्लोनिंग संवाहक को यानी वाहक को, ये वाहक वहां जाकर कॉपी नहीं बनाएगा। दूसरे नंबर में क्या चाहिए सर? दूसरे नंबर में सिलेक्टेबल मार्कर चाहिए। हम लोग इस फिगर को समझेंगे, अभी थोड़ा समय दीजिए, फिगर को समझेंगे, सारा चीज क्लियर हो जाएगा, यहीं पे याद भी हो जाएगा। ये क्लोनिंग वेक्टर है, यही क्लोनिंग वेक्टर है ये, जो कि PBR322 है, इकोलाई क्लोनिंग वेक्टर है ये, जिसका नाम है PBR322। हम इसके बारे में भी समझा जाएगा। तो देखिए, हम क्या बोले हैं कि सर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, मतलब कि किसी वेक्टर को, किसी वाहक को होस्ट के शरीर में जाकर कॉपी बनने के लिए पहले ORI चाहिए। दूसरे नंबर में हमें चाहिए सिलेक्टेबल मार्कर। सिलेक्टेबल मार्कर का मतलब होता है मार्कर जीन, यानी कि चिन्हित जीन चाहिए। चिन्हित जीन जो होता है, जैसे यहाँ पे आपको दो गो चिन्हित जीन दिख रहा है, एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन और यह है टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन। AMPR है मतलब एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन है ये, और TETR है मतलब कि टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन है ये। तो यहाँ दो गो आपका क्या है? ये सिलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए सर। चलिए, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन देख लिए, और चिन्हित जीन चाहिए, वो भी हमने देख लिया, चिन्हित जीन जो चाहिए। उसके बाद सर क्लोनिंग साइट चाहिए हमें। क्लोनिंग साइट चाहिए होता है, क्लोनिंग साइट इसलिए ताकि वहां पे ये क्लोनिंग कर सके, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन इन प्लांट एंड एनिमल, और उसके लिए क्लोनिंग जीन के लिए क्या चाहिए? वेक्टर चाहिए, यानी वाहक चाहिए क्लोनिंग जीन के लिए पौधों में और जंतुओं में। हम लोग ये फिगर को अच्छे से समझ लेते हैं, अभी हम बता देते हैं आपको, पहले फिगर को समझ लिया जाए। ये 4 पॉइंट आपको याद रखना है कि कौन कौन से क्लोनिंग वेक्टर में कौन कौन से फीचर्स होना चाहिए। तो पहले आप इसके एक बार हिंदी को समझ लीजिए। सबसे पहले सर प्रतिकृति की उत्पत्ति करने वाला होना चाहिए, यानी ORI होना चाहिए। सर वर्ण योग्य चिन्हक होना चाहिए।
सेलेक्टेबल मार्कर जिसको कहते हैं, क्लोनिंग स्थल होना चाहिए और पौधों और जंतुओं में जीन की क्लोनिंग के लिए संवाहक होना चाहिए। तो ये 4 पॉइंट बस आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में फिर अभी हम लोग समझेंगे एक एक करके, फिर हम इसको समझाएंगे। अभी इसको पहले एक बार देख लीजिए, फिर हम समझाएंगे। अब हम पहले इसको समझते हैं कि ये जैसे PBr322 को एक बार समझ लिया जाए। ये इकोलाई क्लोनिंग वेक्टर है, ये क्लोनिंग वेक्टर है, यानी कि क्लोनिंग संवाहक है, जिसका नाम है PBr322। याद रखिएगा, कई बार इसका फिगर बनाने के लिए सीधे आ जाता है, क्वेश्चन पूछ देता है इकोलाई क्लोनिंग वेक्टर का फिगर बनाइए, इकोलाई क्लोनिंग वेक्टर PBr322 का फिगर बनाइए, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहाँ आपको क्या देखना है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है कुछ रेस्ट्रिक्शन साइट। इसमें टोटल 8 रेस्ट्रिक्शन साइट आपको दिए गए हैं, यानी प्रतिबंधन स्थल जो है इसमें टोटल 8 दिए गए हैं। प्रतिबंधन स्थल के बारे में आप लोग पहले से पढ़े हुए हैं। प्रतिबंधन स्थल के बारे में ऐसा नहीं है कि आप पहली बार प्रतिबंधन स्थल के बारे में सुन रहे हैं, पहले से भी आप सुने हैं। सर, प्रतिबंधन स्थल का मतलब होता है वो एक ऐसा जगह होता है जहां प्रतिबंधन एंजाइम, जब प्रतिबंधन एंजाइम, चूंकि प्रतिबंधन एंजाइम DNA को कहीं भी नहीं काट सकता है, वो कहाँ काटेगा सर, एक विशिष्ट स्थान पर काटता है। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम या रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम ये DNA को एक विशिष्ट स्थान पर ही काट सकता है, और वो जिस विशिष्ट स्थान पर काटता है उस स्थान को हम लोग रेस्ट्रिक्शन साइट कहते हैं, यानी प्रतिबंधन स्थल कहते हैं। अब ये प्रतिबंधन स्थल कौन कौन सा है, तो देखिए यहाँ पे 8 प्रतिबंधन स्थल आपको दिख रहा है। PST फर्स्ट, PVU फर्स्ट, इकोवार 1, CLA फर्स्ट, हिंद थर्ड, भाम फर्स्ट, साल फर्स्ट, PVU सेकंड। ये टोटल आपका 1 2 3 4 5 6 7 और 8, या 8 का 8 क्या है यहाँ पे, ये रेस्ट्रिक्शन साइट होता है। कई बार ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछा जाता है कि इकोलाई क्लोनिंग वेक्टर PBr322 में इनमें से कौन सा रेस्ट्रिक्शन साइट होता है। अच्छा, उसके बाद फिर आपसे पूछा जाता है, जैसे क्लोनिंग साइट की हम लोग बात किए थे, ये सॉरी सेलेक्टेबल मार्कर की बात किए थे। तो सेलेक्टेबल मार्कर जैसे कि आपका एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन और ये टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन, ये वर्ण योग्य चिन्हक हो गया क्लोनिंग, यानी कि सेलेक्टेबल मार्कर। एम्पिसिलिन R है इसके ऊपर रेसिस्टेंट जीन, टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन। अब पूछा जाएगा टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन में कौन कौन से रेस्ट्रिक्शन साइट पाए जाते हैं, तो ये आपको याद रखना है, वाम फर्स्ट और साल फर्स्ट। क्योंकि इसके अंदर 2 एंजाइम पाए जाते हैं, रेस्ट्रिक्शन साइट पाए जाते हैं। अच्छा, तो वाम फर्स्ट और साल फर्स्ट। अच्छा, उसके बाद एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन में PVU फर्स्ट और PST फर्स्ट पाए जाते हैं। यानी ये PVU फर्स्ट और PST फर्स्ट अगर मान लीजिए कि यहाँ पे कट लगाता है, तो यहाँ अगर कट लगाता है तो वैसे जीन यहाँ कभी भी नहीं बनेंगे जो एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट हो। बस समझ में, इसीलिए यहाँ पे है एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन है यहाँ, तो वैसे एंजाइम यहाँ नहीं बन सकते हैं जो एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन के एम्पिसिलिन के लिए प्रतिरोधी हो। एम्पिसिलिन के जो भी प्रतिरोधी होगा वो यहाँ नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन है। रेसिस्टेंट जीन मतलब प्रतिरोधी जीन है, तो कभी भी वैसे एंजाइम को यहाँ नहीं बनने देगा, ठीक है। या यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन है जो भाम फर्स्ट और साल फर्स्ट, ये अगर यहाँ पे मान लीजिए कि ये क्लोनिंग साइट अगर इसका है, यहाँ पे क्लोनिंग रेस्ट्रिक्शन साइट है, मतलब प्रतिबंधन क्षेत्र है, प्रतिबंधन स्थल है, तो यहीं पे ना काटेगा ये। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ ये कट लगाता भी है तो यहाँ वैसे वाला एंजाइम कभी नहीं बनेगा जो टेट्रासाइक्लिन के लिए रेसिस्टेंट हो। बात समझ में आया? वैसा एंजाइम कभी भी नहीं बनेगा, चूंकि जितना भी आप स्थल PVU सेकंड जो देख रहे हैं, इसका ये रेस्ट्रिक्शन साइट है, मतलब यहीं पर काटेगा। रेस्ट्रिक्शन साइट आपको बताए हैं DNA को काटने का स्थल होता है, DNA को काटने का एक विशेष स्थल होता है, विशिष्ट स्थल, स्पेसिफिक साइट होता है वो, ठीक है। जैसे अगर इकोवार 1 है तो ये यहीं काटेगा, तो यहाँ ये आसानी यहाँ काट देगा। लेकिन ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो भाग है ये एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन है, एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन का भाग है। तो अगर मान लीजिए कि यानी कि ये एक सेलेक्टेबल मार्कर है, सेलेक्ट किया हुआ मार्कर है कि यहाँ पे अगर कोई भी ये अगर एंजाइम इसको काटता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काटता है, तो यहाँ वैसे एंजाइम उत्पन्न नहीं हो सकते हैं जो एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट एम्पिसिलिन के लिए रेसिस्टेंट हो, और यहाँ वैसे नहीं बन सकते हैं जो टेट्रासाइक्लिन के लिए रेसिस्टेंट हो, ठीक है। अच्छा, ये ORI यहाँ जैसे कि आप देख रहे हैं, ORI का मतलब आपको पता है ना, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। चूंकि क्लोनिंग वेक्टर में, क्लोनिंग वाहक में, क्लोनिंग संवाहक में
ये होना चाहिए कि ORI हो। ORI के साथ साथ इसमें क्या होना चाहिए सर, सिलेक्टेबल मार्कर हो, सिलेक्टेबल मार्कर जीन हो, यानी कि सिलेक्टेबल मार्कर जीन। अच्छा सर, उसके बाद इसमें क्या होना चाहिए सर, इसके अंदर ये रेस्ट्रिक्शन साइट होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद देखिए एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन इसमें 2 गो है, रेस्ट्रिक्शन साइट है, ORI ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन यानी एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जीन है। अच्छा, और जैसे कौन कौन, एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन और टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन, यहाँ 2 गो। अच्छा सर, उसमें उसके बाद रोप है, इसमें जो रोप क्या करता है सर, ये कोड करता है किसके लिए, तो रेप्लिकेशन में, यानी कि प्लाज्मिड के, इस प्लाज्मिड के रेप्लिकेशन में यानी प्रतिकृति तैयार होने में जो प्रोटीन शामिल होता है उस प्रोटीन को ये कोड करता है, नियंत्रित करता है। ठीक है, ये बस फिगर आपको याद कर लेना है कि इसमें क्या क्या होता है, बस ये सब थोड़ा घर पे रट जाइएगा कि इसमें जो 8 रेस्ट्रिक्शन साइट है यानी प्रतिबंधन क्षेत्र जो स्थल है ये कौन कौन सा है। अच्छा, आपको एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन और टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन पे ध्यान से रखना है, भाम फर्स्ट और साल फर्स्ट, भाम फर्स्ट साल फर्स्ट। अच्छा, एम्पिसिलिन पर कौन होगा, तो सर एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन पर होगा PVU फर्स्ट PST फर्स्ट, PVU फर्स्ट PST फर्स्ट। ठीक है, ऐसे याद हो जाएगा, भाम फर्स्ट साल फर्स्ट, PVU फर्स्ट PST फर्स्ट, ये दोनों P और P से होगा, PVU फर्स्ट और PST फर्स्ट, PVU फर्स्ट PST फर्स्ट, ये भाम फर्स्ट साल फर्स्ट BS हो जाएगा। ठीक है, अच्छा तो इस तरह से आपको इसको याद करना होगा। अब इसमें हम लोग आते हैं, पहले एक एक करके इसको समझ लिया जाए, एक एक करके पहले हम लोग इसको समझेंगे। देखिए, सबसे पहले ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की अब बात हो रही है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का मतलब होता है यानी कि रेप्लिकेशन की उत्पत्ति कहाँ से हो रहा है, यानी प्रतिकृति की उत्पत्ति कहाँ से हो रही है। तब हम प्रतिकृति की उत्पत्ति, और ये प्रतिकृति का जो उत्पत्ति होता है, अभी हमने आपको ये फिगर भी दिखाया था कि प्रतिकृति ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्लोनिंग वेक्टर में होता है, जिसके बगल में या फिर थोड़े दूरी पे हम अपने किसको जोड़ सकते हैं, डिजायर्ड जीन को जोड़ते हैं, डिजायर्ड जीन को जोड़ते हैं। अच्छा, अब बात आता है कि सर ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन आखिर उस वेक्टर में क्या क्या काम करता है, उस वाहक में क्या क्या काम करता है। तो उसके मुख्य 3 कार्य होते हैं सर। सबसे पहले नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ डिजायर्ड जीन इनटू द होस्ट सेल, पहला काम है क्या क्या, 3 काम को नियंत्रित करता है, इस बात को याद रखिएगा। तो परपोषी कोशिका में वांछनीय जीन की संख्या के प्रति के लिए जिम्मेदार होता है, संख्या की कॉपी के लिए। दूसरे नंबर में क्या चीज के लिए जिम्मेदार है सर, नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ प्लाज्मिड इनटू द होस्ट सेल। सर होस्ट कोशिका में यानी कि परपोषी कोशिका में, परपोषी में प्लाज्मिड के संख्या, प्लाज्मिड के नंबर ऑफ कॉपी, कितना कॉपी का संख्या बन रहा है प्लाज्मिड का, उसके लिए जिम्मेदार होता है। अच्छा, उसके बाद कंट्रोल कॉपी नंबर ऑफ प्लाज्मिड इनटू द होस्ट सेल, और होस्ट कोशिका में कहीं प्लाज्मिड अपना ज्यादा ही कॉपी न बना ले, यानी प्लाज्मिड का संख्या कुछ ज्यादा ही ना हो जाए, उसको भी ये कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यानी ORI का 3 काम होता है। परपोषी के शरीर में वांछित जीन के कॉपी के संख्या को नियंत्रित करता है, कॉपी यानी प्रति के संख्या को नियंत्रित करता है। दूसरे नंबर में सर होस्ट के शरीर में प्लाज्मिड के कॉपी के संख्या को नियंत्रित करता है। बात समझ में आ रहा है। पहला नंबर में सर, पहला नंबर में क्या बोलेंगे सर, परपोषी के शरीर में वांछनीय जीन के कॉपी के संख्या को नियंत्रित करता है। दूसरे नंबर में परपोषी के शरीर में किसके, प्लाज्मिड के संख्या, प्लाज्मिड के कॉपी के संख्या को नियंत्रित करता है। और तीसरे नंबर में सर ये होस्ट के शरीर में यानी परपोषी के शरीर में प्लाज्मिड के कॉपी के संख्या को नियंत्रित भी करता है, कहीं ज्यादा संख्या न इसका हो जाए तो उसको नियंत्रित भी करने का काम होता है, इसलिए ORI एकदम चाहिए ही चाहिए। बस समझ में आया। उसके बाद जैसे कि हम लोग को अब सेलेक्टेबल मार्कर की आवश्यकता होती है, सेलेक्टेबल मार्कर चिन्हक जीन जो होते हैं इसमें। अच्छा, अब इसके लिए दिस जीन इज रिक्वायर्ड फॉर, ये जीन आवश्यक होता है किसके लिए, फॉर सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकॉम्बिनेंट सेल। अब देखिए सेलेक्टेबल मार्कर का काम क्या होता है, अब इसको हम एक बार समझाते हैं। कुछ चीजें ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे जो वांछित जीन जो है उसका ट्रांसफर नहीं हुआ, कई बार ऐसा होता है कि ट्रांसफर नहीं हुआ, ट्रांसफरेबल होना चाहिए। जैसे कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो जीन है जिसका हम ट्रांसफर करना चाहते थे, वांछित जीन है, वेक्टर का ट्रांसफर नहीं हुआ तो जीन कहां से जाएगा। 3 ऑप्शन हो सकता है, या तो पहला ऑप्शन में वेक्टर नहीं गया, जीन भी नहीं जाएगा, बिल्कुल ये नॉन ट्रांसफरेबल हो गया, यानी इसका स्थानांतरण नहीं हुआ।
दूसरे नंबर में क्या हो सकता है कि सर मान लीजिए कि उसमें क्या हुआ कि ये जो वेक्टर है हमारा वो तो गया, लेकिन उसके साथ हमने जिस जीन को जोड़ा था वो जीनवा जाना भूल गया, वो जीन नहीं जा पाया। और नहीं तो तीसरे ऑप्शन में क्या हो सकता है, सिलेक्टेबल मार्कर में क्या हो सकता है कि अगर मान लीजिए कि तीसरे ऑप्शन में क्या होगा कि हमारा जीन हमारा वेक्टर भी जाए और वेक्टर के साथ में जीन भी जाए। तो इस तरह से हमको चाहिए तीसरा ऑप्शन, तो उसके लिए हमें सिलेक्टेबल मार्कर की आवश्यकता होती है। तो दिस जीन इज रिक्वायर्ड फॉर सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकॉम्बिनेंट सेल। रिकॉम्बिनेंट कोशिका के साथ ट्रांसफॉर्मेंट सिलेक्शन की आवश्यकता होती है। जीन के लिए जो आवश्यक सिलेक्शन होता है ना, मतलब जीन के लिए आवश्यक, जैसे जीन का स्थानांतरण कराना है, आप जो वांछित जीन को रखे हुए हैं उस वांछित जीन को कहाँ जोड़ रहे हैं, उस जीन को जोड़िएगा क्लोनिंग वेक्टर से। तो क्लोनिंग वेक्टर से आप जहाँ जोड़ रहे हैं ये देखना जरूरी है कि आप जिस क्लोनिंग वेक्टर के साथ जोड़ रहे हैं क्या ये वेक्टर इसको ले जाने के लिए सही है, क्या ये ले जाने के लिए सही है, तो वो होता है सेलेक्टेबल मार्केबल जीन। बस समझ में है, सेलेक्टेबल मार्केबल जीन यानी कि चिन्हक जीन होता है जो उसको क्या उस जीन को ले जा सकता है कि नहीं, तो ये देखने के लिए होता है सेलेक्टेबल मार्कर। जैसे कि मान लीजिए अगर इसके लिए एग्जांपल हम लोग देखें तो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन है, जैसे एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन और टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन। तो ये हो गया कि हाँ ये सेलेक्टेबल मार्कर है जो सिलेक्शन करके ही कुछ चीज़ों को ये ले जा सकता है। तो ये ध्यान में रखना है कि हम जिस जीन को स्थानांतरित कर रहे हैं क्या ये हमारा स्थानांतरण होने वाला जीन ये स्थानांतरित हो सकता है क्या, जिस जीन को हम क्लोनिंग वेक्टर के साथ जोड़ रहे हैं, तो उसके लिए हमें सेलेक्टेबल मार्कर की आवश्यकता होती है। अच्छा, उसके बाद जैसे तीसरे नंबर में हम लोग आते हैं क्लोनिंग या रेस्ट्रिक्शन साइट। क्लोनिंग साइट को ही बोलते हैं हम लोग रेस्ट्रिक्शन साइट, यानी प्रतिबंधन का स्थल या क्लोनिंग स्थल वही हुआ। अब इसके लिए साइट ऑफ वेक्टर, ये क्या होता है सर, साइट ऑफ वेक्टर वेयर डिजायर्ड जीन इज टू बी इंसर्टेड। यानी कि क्लोनिंग या रेस्ट्रिक्शन साइट क्या होता है, आप 8 रेस्ट्रिक्शन साइट को अभी देखे थे इकोलाई क्लोनिंग वेक्टर PBR322 में देखे थे ना, तो 8 रेस्ट्रिक्शन साइट था। तो अगर पूछा जाए कि रेस्ट्रिक्शन साइट यहाँ क्या कर रहा है, तो यानी कि किसी प्लाज्मिड में यानी किसी वेक्टर में वाहक में रेस्ट्रिक्शन साइट का काम क्या है, तो साइट ऑफ वेक्टर यानी कि वाहक का जो ये साइट है जैसे रेस्ट्रिक्शन साइट, ये क्या करता है वेयर डिजायर्ड जीन इज टू बी इंसर्टेड, वहीं पे हम लोग डिजायर्ड जीन को अपने वांछित जीन को इंसर्ट करते हैं, जोड़ते हैं। बस समझ में आया, यानी रेस्ट्रिक्शन साइट पर हम लोग क्या करते हैं, प्रतिबंधन केंद्र पर स्थल पर क्या करेंगे, तो सर अपने वांछित जीन को वहीं जोड़ेंगे। अच्छा, उसके बाद अ गुड वेक्टर, अब देखिए अ गुड वेक्टर शुड हैव रेस्ट्रिक्शन साइट फॉर मैनी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए, मतलब देखिए बोला गया है कि एक गुड वेक्टर में एक अच्छा वाहक वही हो सकता है जिसमें क्या होना चाहिए सर, जिसमें बहुत सारे क्या होना चाहिए, तो सर ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए बहुत सारे साइट होना चाहिए उसको जोड़ने के लिए। शुड हैव रेस्ट्रिक्शन साइट फॉर मैनी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को जोड़ने के लिए बहुत सारे क्या होना चाहिए, उसमें रेस्ट्रिक्शन साइट होना चाहिए, प्रतिबंधन स्थल होना चाहिए। तो इसमें होता ही है, जैसे PBR322 में आपको दिखाई है रेस्ट्रिक्शन स्थल, 8 गो रेस्ट्रिक्शन स्थल था, और हमारा जो जीन ऑफ जो इंटरेस्ट वाला है यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं वांछनीय जीन, डिजायरेबल जीन, ये उसको वहीं पे जोड़ सकता है, वहीं पे जोड़ा जाता है, उसके लिए ये होता है। ठीक है, अब आइए अब हम लोग नेक्स्ट आगे की बात करते हैं। ये कुछ पॉइंट था इससे आपको रिलेटेड जो समझने के लिए था। अब आइए यहाँ हम लोग होस्ट के बारे में बात करते हैं। अब होस्ट को हमें शरीर के अंदर स्थानांतरित करना है, होस्ट जो है कॉम्पिटेंट होस्ट जो लिया, अब होस्ट के शरीर में हमें किसको डालना है, वेक्टर को डालना है, वाहक को डालना है, यानी कॉम्पिटेंट होस्ट। कॉम्पिटेंट होस्ट का मतलब होता है यानी कि सक्षम होस्ट। अब आप किसमें ये चेंजिंग करना चाहते हैं उसको कॉम्पिटेंट होस्ट कहा जाता है। अब सुनिएगा, चूंकि सिंस डीएनए इज अ हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल, डीएनए एक हाइड्रोफिलिक अणु होता है, हाइड्रोफिलिक अणु होता है, और इट कैन नॉट पास थ्रू सेल मेम्ब्रेन, और इसलिए डीएनए ये सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली से होकर यानी प्लाज्मा झिल्ली से होकर ये पास नहीं कर सकता है। अच्छा, तो डीएनए, चूंकि डीएनए अगर किसी होस्ट के शरीर में डीएनए को स्थानांतरित करना है, क्लोनिंग वेक्टर एक डीएनए है, और अगर आप डीएनए को स्थानांतरित करना है, जैसे प्लाज्मिड जो आप लिए थे वो एक डीएनए था, तो अगर आप उसको स्थानांतरित करना चाहते हैं तो नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि वो हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है, हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल होता है, और जब हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है डीएनए तो ये कभी भी सेल मेम्ब्रेन में यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली में प्रवेश नहीं कर सकता है। अच्छा, तो उसके लिए
अब उसके लिए हम क्या करते हैं, सो द बैक्टीरियल सेल मस्ट बी मेड कॉम्पिटेंट, और इसके लिए हम क्या करते हैं कि बैक्टीरियल को सेल को यानी जीवाणु को अब हमें क्या बना दिया जाता है, सक्षम बना दिया जाता है। कॉम्पिटेंट का मतलब होता है सक्षम बना दिया जाता है, ताकि ये एलाइन डीएनए यानी बाहरी डीएनए या प्लाज्मिड को ले सके, उसमें प्रवेश हो सके। बात समझ में आया? चूंकि डायरेक्ट हम डीएनए को शरीर में स्थानांतरित प्रवेश नहीं करा सकते हैं। क्यों नहीं करा सकते हैं सर? डीएनए हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल होता है, डीएनए हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल होता है, और इसलिए ये प्लाज्मा झिल्ली में प्रवेश नहीं कर सकता है। इसलिए हम क्या करेंगे कि बैक्टीरियल कोशिका को हम इसके सक्षम बना देंगे, ताकि ये बाहरी डीएनए चाहे प्लाज्मिड जो हम उसमें रख रहे हैं वो उसमें प्रवेश कर सके, उसके लिए सक्षम बना देंगे। फॉर दिस, इसके लिए अब हम क्या करते हैं, अब हम इसके लिए क्या करेंगे, फॉर दिस, इसके लिए बैक्टीरियल सेल आर ट्रीटेड विथ अ स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डाइवैलेंट कैटायन यानी कैल्शियम के द्वारा हम इसका कैल्शियम के द्वारा अब हम क्या करेंगे कि इसके लिए बैक्टीरियल सेल को यानी जीवाणु कोशिका को सक्षम कैसे बनाएंगे ताकि वो बैक्टीरिया को अपने अंदर ले सके और उसे ले जा सके, सॉरी बैक्टीरिया को नहीं, डीएनए को, बाहरी डीएनए को या फिर प्लाज्मिड को अपने अंदर ले सके। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा सर? उसके लिए हम क्या करेंगे, कैल्शियम के द्वारा, कैल्शियम जो कि क्या है, डाइवैलेंट कैटायन होता है, डाइवैलेंट कैटायन है कैल्शियम, इसके द्वारा हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे। और इसके द्वारा ट्रीटमेंट करने के पश्चात क्या होगा, सो डीएनए इंटर्स द बैक्टीरियम थ्रू पोर्स इन सेल वॉल, और इस प्रकार से ये जो डीएनए है जीवाणु के कोशिका भीति जो है, कोशिका भीति में मौजूद छिद्र के द्वारा प्रवेश करेगा। ठीक है, मतलब जीवाणु के छिद्र के द्वारा, जैसे कि ये बैक्टीरिया है, ये क्या है, बैक्टीरिया को दिखाया जा रहा है, बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया का कोशिका भीति है, सेल वाल है। और यहाँ जैसे कि ये जो आप देख रहे हैं बैक्टीरिया का जीनोमिक डीएनए है। हम बताए हैं बैक्टीरिया में दो तरह का डीएनए होता है, कौन कौन सर? एक होता है प्लाज्मिड और दूसरा होता है क्या, एक प्लाज्मिड हो गया और जीनोमिक डीएनए हो गया, यानी कोलोनी वेक्टर है ये, वहाँ वेक्टर डीएनए हो गया इसको बोलते हैं। हम क्या किए थे कि इसी में अपने बाहरी डीएनए को जोड़ने के लिए, यानी कि अपने वांछनीय जीन को जोड़ने के लिए हम इसको अभी क्या किए थे सर, थोड़ी देर के लिए इसको निकाले थे बाहर। अब जब इसको बाहर तो निकाल लिए, बाहर निकाल के इसमें हम अपने वांछनीय जीन को भी, मान लीजिए यहाँ पे वांछनीय जीन को भी हम जोड़ दिए। अब ये हम डायरेक्ट इसको ये किसी होस्ट के शरीर में नहीं भेज सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये डीएनए जो होता है ना हाइड्रोफिलिक होता है, हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, और डायरेक्ट अगर इसको हम किसी के शरीर में भेजेंगे तो ये डीएनए प्रवेश नहीं करेगा। अच्छा, अगर डीएनए मान लीजिए प्रवेश नहीं करेगा तो उसके लिए हमें किसका मदद करना फिर लेना होगा? अब इस बैक्टीरिया में से जिसमें से निकाले हैं, अब उस बैक्टीरिया को इसके लिए सक्षम बनाना होगा ताकि ये प्लाज्मिड या बाहरी डीएनए, एलाइन डीएनए यानी कि बाहरी डीएनए फिर इसके अंदर प्रवेश कर सके। ठीक है, चलिए अब सुनिएगा। तो ये बातें समझ में आ गया। जैसे मान लीजिए कि हम पहले क्या किए हुए थे कि सर इस बैक्टीरिया से हम प्लाज्मिड को बाहर निकाल तो दिए थे, बैक्टीरिया से हम बाहर निकाल दिए थे, लेकिन वो बैक्टीरिया अभी था नॉन ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया था। मतलब ये बैक्टीरिया में जबरदस्ती कितना भी घुसा लीजिए ये प्लाज्मिड अंदर अब नहीं जा सकता है। अब नाराज हो गया एक बार कि नहीं अभी तो आप निकाले हुए थे, अब आप इस प्लाज्मिड को फिर मेरे अंदर क्यों डालिएगा? तो ये नहीं लेना चाहेगा। अब ये अंदर नहीं लेना चाहेगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका ट्रीटमेंट करेंगे, उपचार करेंगे। सर इसका उपचार कैसे करेंगे? तो एक विशिष्ट सांद्रता वाला कैल्शियम को लेंगे और विशिष्ट सांद्रता वाले कैल्शियम के द्वारा हम इसका उपचार करेंगे, और उपचार ट्रीटमेंट के बाद तभी बोलेगा ठीक है कोई बात नहीं, अब ये बन गया कॉम्पिटेंट सेल। कॉम्पिटेंट सेल मतलब होता है सक्षम कोशिका। अब ये सक्षम बन गया, इसके लिए सक्षम बन गया कि इसमें अब ये प्लाज्मिड प्रवेश कर सके, और तब फिर देखिए इसके अंदर ये प्रवेश कर जाता है। बस समझ में आया? और इस प्रकार से डीएनए इंटर्स द बैक्टीरियम, और इस प्रकार से ये डीएनए जो है मतलब डीएनए यानी प्लाज्मिड
प्लाज्मिड बोलिए चाहे बाहरी डीएनए, इसी से ना जोड़े हैं, डीएनए है, तो इस प्लाज्मिड को अब बैक्टीरिया के अंदर भेजा जा सकता है, अब ये प्रवेश कर सकता है, लेकिन किससे होकर? तो सर ये जो कोशिका भित्ति है ना, सेल वाल, इस सेल वाल में मौजूद जो छिद्र होता है, इस छिद्र के द्वारा होकर ये अंदर प्रवेश कर सकता है, तब जाता है ये अंदर। अब हमें क्या करना होता है? अब हम अभी भी ये सिर्फ कॉम्पिटेंट सेल हुआ है। अब ये कॉम्पिटेंट सेल हो गया, मतलब कि इसके अंदर प्लाज्मिड चला गया। अब इसको हम इसके लिए सक्षम बनाएंगे। अब इस बैक्टीरिया को ऐसा बनाएंगे कि वो किसी के शरीर में जा सके। अभी तो बात समझे नहीं, अभी बैक्टीरिया को हम शरीर में, होस्ट के शरीर में कहाँ डाले हैं? अभी तो हम सिर्फ प्लाज्मिड को बैक्टीरिया में डाले हैं। अभी सिर्फ प्लाज्मिड को बैक्टीरिया में डाले हैं। अरे प्लाज्मिड जो है ये बैक्टीरिया में पाए जाने वाला एक वेक्टर डीएनए है। पहले हम उसको बाहर निकाले थे, क्यों? ताकि बाहरी अपने वांछनीय जीन को उसके साथ जोड़ सकें। तो हम जोड़कर उसको बना दिए हैं अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब ये हमारा बन गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। बाहर निकाल के उसको क्या बना दिए? सर बाहर निकाले थे और निकालकर उसको आरडीएनए बना दिए, यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए, पुनर्योगज डीएनए बना दिए। अब जैसे ही लाए इसको पुनर्योगज डीएनए को, फिर अब इसमें डालने हैं, अभी कह रहे ना हम नहीं लेंगे। तो कोई बात नहीं, थोड़ा ट्रीटमेंट करेंगे, समझ रहे हैं ना, मोहरी वड़ी रखेंगे। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए सर? अब उसके लिए हमें चाहिए ट्रीटमेंट, इसका उपचार करेंगे किससे? तो एक विशिष्ट सांद्रता वाला डाइवैलेंट कैटायन से, जिसका नाम है कैल्शियम। यानी सर हम कैल्शियम के द्वारा इसका उपचार करेंगे। जैसे हम कैल्शियम के द्वारा उपचार करेंगे, कैल्शियम के द्वारा जैसे इसका ट्रीटमेंट करेंगे, अभी कहने लगेगा ठीक है ठीक है ठीक है हम लेंगे, घबराइए नहीं। तो ये इसके जो कोशिका भित्ति है, उस कोशिका भित्ति में मौजूद छिद्र है, और उस छिद्र के द्वारा होकर ये प्लाज्मिड यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए अंदर प्रवेश कर जाएगा। अंदर तो प्रवेश, काहे हम अंदर प्रवेश कराए? अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता कि भाई आप चाहते तो इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को सीधे शरीर में काहे नहीं डाल दिए, होस्ट के शरीर में? नहीं जा सकता है। क्यों नहीं जा सकता है? क्योंकि सर ये डीएनए जो है एक हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है और ये अंदर नहीं जा सकता है। देंगे, ठीक है, बात समझ में आया? तो इस तरह से अब ये तो इसमें आ गया, तो चलिए इस सक्षम कोशिका बन गया, ये बन गया है सक्षम कोशिका। लेकिन अभी भी कह रहा है ठीक है भले डाल दीजिए प्लाज्मिड को, लेकिन हम अभी नहीं जाएंगे। ऐसा मान लीजिए कि एक ट्रक है जिसपे आप सामान पहले उतार लिए, अब रखने आए तो मना कर रहा है ना मत रखिए, तो उसका उपचार किए, एक दो डंडा दिए, तो ठीक है रख दीजिए, लेकिन अभी हम नहीं जाएंगे, तो फिर उसका उपचार करेंगे। काहे नहीं जाएगा? रख तो दिए, अभी जाओ। तो अब उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा हीट शॉक देंगे, हीट का शॉक देंगे, थोड़ा उष्मा देंगे, क्या 42 डिग्री पर टेम्परेचर पर उसको रख देंगे। ट्रक के नीचे आग लगा दीजिए, जल्दी भाग जाएगा। तो 42 डिग्री तापमान पर पहले उसको 2 मिनट के लिए हम रखेंगे। आज जैसे ही रखेंगे, अब ये बैक्टीरिया कैसा बन गया? जो जा ही नहीं सकता था, नॉन ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया था, जो स्थानांतरण योग्य था ही नहीं, तो अब उसको हम बना दिए ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया, यानी ये जीवाणु अब स्थानांतरित हो सकता है। चलिए, ये जीवाणु स्थानांतरित तो हो सकता है, ये जीवाणु स्थानांतरित हो सकता है, लेकिन सर इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? कुछ और भी विधियां हैं जिसके द्वारा हम आसानी से इस जीन, अपने आरडीएनए को आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं। चाहे हमें अब प्लाज्मिडों का आवश्यकता नहीं होगा, हमें खाली जीन चाहिए। वांछित जीन को लीजिए, ये जैसे मान लीजिए कि गन जानते हैं ना, तो वैसे जीन गन मिलेगा। अब आपको जीन गन, हम सीधे गन में जैसे किस तरह से गोली डाले चला दिए, बस हम क्या करेंगे, जीन डालेंगे और जीन डाल के बमबारी करा देंगे। जैसे बमबारी कराएंगे, जिसमें जिसमें आवश्यकता है उसमें बमबारी कराते रहिए, ये होते रहेगा। तो ये अब बना है जीन थेरेपी जो होता है। तो मान लीजिए जीन थेरेपी होने के लिए अब इतना नाटक करिएगा, इतना जाके निहोरा पताई करिएगा कि ठीक है चलो ना प्लीज चलो ना,
प्लाज्मिड को अपने ले लो ना, प्लाज्मिड को ले लो ना, तो बैक्टीरिया ले नहीं रहा है, इतना समय आपको लग रहा है, तो उसके लिए आप आसान क्या है कि कुछ अन्य विधियां भी है इसके लिए। अच्छा, अब आइए वही बातें हैं, ये हम आपको इंग्लिश में समझा दिए हैं, जिनको हिंदी का आवश्यकता है यहाँ देख सकते हैं। चूंकि डीएनए एक हाइड्रोफिलिक अणु होता है, जलरागी अणु होता है, और यह आप सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़े हुए होंगे, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली के बारे में ये सब बातें पढ़ना है कि कुछ चीज़ें, सारे मटेरियल प्लाज्मा झिल्ली से होकर पास नहीं करते हैं, पास कराने के लिए कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है, ठीक है, कुछ प्रोटीन मदद करते हैं उसमें। तो उसी तरह से हमारा जो ये डीएनए जो है ये जलरागी अणु होता है, तो ये पास नहीं करता है, तो जब पास नहीं करता है तो इसलिए हम कोशिका झिल्ली से होकर जब ये पास नहीं करेगा तो हमें अब इस जीन को तो डायरेक्ट इस डीएनए के टुकड़े को तो आसानी से पास नहीं कराएंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसलिए जीवाणु कोशिकाओं को बाहरी डीएनए या प्लाज्मिड लेने के लिए सक्षम पहले बनाएंगे कि भाई ठीक है तुम सक्षम वैसा बनो। सक्षम बनाने के लिए आपको पूरा प्रोसेस बताए हैं, प्रक्रिया क्या क्या था। तो इसके लिए जीवाणु कोशिकाओं को एक द्विसंयोजन धनायन यानी कि जैसे कैल्शियम की एक विशिष्ट सांद्रता के साथ संसाधित किया जाता है, तो डीएनए जीवाणु के कोशिका भित्ति में छिद्रों के माध्यम से प्रवेश कर जाता है। बात समझ में आया? डीएनए कोशिका भित्ति, डीएनए जो ये उसके बाद जो डीएनए था, तो डीएनए जीवाणु के कोशिका भित्ति में छिद्रों के माध्यम से प्रवेश कर जाता है। बस वही बातें हैं, यहाँ से आप लोग इसको देख लीजिएगा हिंदी को, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। अगला पॉइंट है इसमें, जैसे कि अब हम इसके लिए पहले, चलिए अभी तो हम स्थानांतरित ना किए हैं, केवल अभी तो हम लैंग्वेज में आपको इतना ही बताया है कि हम लोग इसमें स्थानांतरित किए हैं, लेकिन अब क्या होगा, सच सेल आर इनक्यूबेटेड विथ रिकॉम्बिनेंट डीएनए ऑन आइस। अब हम क्या करते हैं, इस तरह के कोशिका को, इस प्रकार के कोशिका को, हाँ इस प्रकार के कोशिका को हम लोग क्या करते हैं, इनक्यूबेटेड करते हैं। मतलब कि सच सेल आर इनक्यूबेटेड विथ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, मतलब कि जो हमारे पास में जिस बैक्टीरिया के अंदर अब हम लोग किसको डाले थे सर, जिस बैक्टीरिया के अंदर अब हम लोग वांछित जीन को वाले वेक्टर को जो डाले थे ना, प्लाज्मिड को डाले थे, अब हम उसको क्या करेंगे, इनक्यूबेटेड करेंगे, उसका इनक्यूबेशन करेंगे थोड़ा निवेशन अवधि के लिए, मतलब कुछ समय के लिए उसको हम पहले कहाँ रखेंगे, बर्फ में रख देते हैं। सच सेल आर इनक्यूबेटेड विथ रिकॉम्बिनेंट डीएनए ऑन आइस, पहले हम उसको बर्फ पर रखते हैं, कुछ समय के लिए बर्फ पर छोड़ देते हैं। बर्फ पर छोड़ने के बाद तब क्या होता है, देन दे आर प्लेस्ड ब्रीफली, तब उसको हम 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तापमान पर रखते हैं, एंड पुट देम बैक ऑन आइस, फिर उसको उठाकर हम बर्फ पर रख देते हैं। इतना प्रोसेस करना होता है। क्या करना होगा, पहले हम क्या करेंगे भाई, सबसे पहले हमारे पास में एक डीएनए था, हम डीएनए से प्लाज्मिड को बाहर निकाल लिए थे। प्लाज्मिड को क्यों निकाले थे, ताकि उसको प्रतिबंधन एंजाइम के द्वारा काट कर और उसमें बाहरी जीन को जोड़कर क्या बना दें, उसको हम बना दें आरडीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, पुनर्योगज डीएनए बना दें। पुनर्योगज डीएनए बन गया तो अब हम क्या करेंगे, ये डीएनए डायरेक्ट बॉडी में स्थानांतरित नहीं हो सकता है होस्ट में, क्योंकि प्लाज्मा झिल्ली से होकर नहीं जा सकता है, क्योंकि ये डीएनए क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। अच्छा, हाइड्रोफिलिक होने के कारण ये प्रवेश नहीं कर सकता है, तो हमें अब उस बैक्टीरिया को ही सक्षम बनाना होगा जिससे कि उसके अंदर ये प्रवेश कर सके। प्रवेश कराने के लिए हम लोग क्या किए हैं सर, प्रवेश कराने के लिए हम लोग कैल्शियम के द्वारा उसका ट्रीटमेंट किए हैं। जैसे ट्रीटमेंट किए हैं, अब वो क्या किया है कि बैक्टीरिया के कोशिका भित्ति में मौजूद छिद्रों के द्वारा अब ये डीएनए प्रवेश कर गया है उसमें। जब प्रवेश कर गया है तो अब हम क्या करेंगे, अब इस पूरे कोशिका को यानी इस पूरे बैक्टीरिया को कह रहा है कि अब उसके लिए ट्रांसफॉर्मेबल बना दीजिए। ट्रांसफॉर्मेबल यानी कि जो स्थानांतरण योग्य बनाना है इसको। ट्रांसफॉर्मेबल का मतलब क्या हुआ, ट्रांसफरेबल मतलब होता है स्थानांतरण योग्य। अब इसको बनाना है स्थानांतरण योग्य। स्थानांतरण योग्य बनाने के लिए अब हम क्या करेंगे, पहले इस कोशिका को हम क्या करते हैं सर, आइस पर यानी कि बर्फ पर थोड़े समय के लिए रख देते हैं। बर्फ पर थोड़े समय के लिए, इनक्यूबेटेड मतलब होता है निवेशन अवधि, यानी थोड़े समय के लिए रख देते हैं स्थिर। उसके बाद क्या होता है, देन दे आर प्लेस्ड ब्रीफली, तब फिर उसको क्या करते हैं, फिर हम थोड़े समय के लिए लगभग 2 मिनट के लिए इसको 42 डिग्री सेल्सियस तापमान पर यानी थोड़ा हीट का शॉक देते हैं 2 मिनट के लिए बस। अब फिर उठा के हम कहाँ रख देते हैं, फिर सर बर्फ पर रख देते हैं। जैसे ऐसा काम करते हैं उसके बाद ये क्या हो जाता है, अब ये सक्रिय हो जाता है। मतलब अब ये जो नॉन ट्रांसफरेबल था, जो स्थानांतरण योग्य नहीं था, अब वो ट्रांसफरेबल हो गया यानी स्थानांतरण योग्य हो गया। अब उसके बाद दिस इनेबल्स द बैक्टीरिया टू टेक अप द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब ये क्या करेगा, बैक्टीरिया को अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, रिकॉम्बिनेंट डीएनए पुनर्योगज डीएनए के साथ ये बैक्टीरिया यानी ये कोशिका अब स्थानांतरित हो जाएगा, टेकअप ले लेगा। बस समझ में आया, स्थानांतरित हो जाएगा। बस उसको हम लोग एक बार ये हिंदी इसका देख लीजिए क्या बोले हैं, ऐसी कोशिकाओं को पुनर्योगज डीएनए के साथ
पहले बर्फ पर रखा जाता है। पुनर्योगज डीएनए मतलब rDNA जो उसमें डाल दिए थे, तो डालकर अब उस बैक्टीरिया को यानी ऐसी कोशिका को पहले बर्फ पर रखा जाता है, तब पुनर्योगज डीएनए को उन कोशिकाओं में प्रवेश कराया जाता है। उसके बाद देखिए फिर उन्हें थोड़े समय के लिए 42 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है और उन्हें वापस बर्फ पर रख दिया जाता है, फिर वापस बर्फ पर रख दिया जाता है। पहले बर्फ पर रखे, फिर तापमान पर रखे, फिर बर्फ पर रख दिए। 2 मिनट के लिए बस हीट का एक शॉक देना है, झटका देना है 2 मिनट के लिए बस। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, तो ऐसा करने से पुनर्योगज डीएनए जीवाणु में प्रवेश कर जाता है। पुनर्योगज डीएनए जो है जीवाणु में प्रवेश कर जाएगा। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ, तो सर अब ये थोड़ा मेथड सही नहीं था सर, इस तरह के विधि को हम हटाएंगे, थोड़ा अच्छा विधि लाएंगे जो हम आसानी से इसको स्थानांतरित कर सकें। जैसे कि माइक्रो इंजेक्शन करा देना, माइक्रो इंजेक्शन करा देंगे यानी कि सूक्ष्म अंतःक्षेपण। अब हम सूक्ष्म अंतःक्षेपण प्रक्रिया है, सूक्ष्म अंतःक्षेपण मतलब कि सर या तो हम क्या करेंगे, जैसे पहला वाला जो आप फिगर देख रहे हैं ये सूक्ष्म अंतःक्षेपण का है। हम क्या करते हैं कि हमें, चलिए ठीक है, कोई आवश्यकता ही नहीं है कि ये जो जीन है प्लाज्मा झिल्ली से होकर जाने की आवश्यकता ही नहीं है, जहां उसको स्थानांतरित करना है हम सीधे स्थानांतरित कर देंगे। यानी बोला गया है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मतलब जो rDNA बना है ना, उस rDNA को हम डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू न्यूक्लियस ऑफ एन एनिमल सेल, हम जंतु कोशिका के सीधे केंद्रक में, जैसे केंद्रक के बाहर की भाग जो है ये क्या है सर, ये है साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य है, ये हो गया कोशिका द्रव्य। तो सर हम कोशिका द्रव्य में नहीं जाएंगे, हम सीधे केंद्रक में यानी न्यूक्लियस में होस्ट कोशिका के यानी परपोषी के सीधे इंजेक्ट कर देंगे न्यूक्लियस में। किसको, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को। हमें उतना काम ही नहीं करना है, हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बैक्टीरियल सेल में डालना, अब बैक्टीरियल सेल को फिर पहले आइस पर रखना, फिर 2 मिनट के लिए हीट का शॉक देना, फिर आइस पर रखना, तब उसको हम एक्टिव कर रहे हैं। तो ये सब काम करने की हमें जरूरत ही नहीं है। बात समझ में आया। तो पहला माइक्रो इंजेक्शन, सर माइक्रो इंजेक्शन मतलब होता है सूक्ष्म अंतःक्षेपण, यानी कि इसमें हम क्या करते हैं, तो सर इसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए को यानी पुनर्योगज डीएनए को सीधे डायरेक्टली हम क्या करते हैं, जंतु कोशिका के केंद्रक में स्थानांतरित कर देते हैं। दूसरे नंबर बायोलिस्टिक, जिसको जीन गन के नाम से जानते हैं, बायोलिस्टिक जीन गन के नाम से जानते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है, तो सर इसमें याद रखिएगा जैसे गोल्ड या टंगस्टन कोटेड विथ डीएनए, इसमें गोल्ड को यानी स्वर्ण को या टंगस्टन को, स्वर्ण को या टंगस्टन के ऊपर क्या करते हैं, डीएनए का लेप लगा देते हैं। डीएनए को जो वही जो आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उसको बांध देते हैं ऊपर में, गोल्ड के ऊपर या फिर टंगस्टन के ऊपर, और तब उसके बाद गन में डालते हैं और सीधे उसको बमबारी करा देते हैं। और ऐसा जो प्रक्रिया है, ये जीन गन की प्रोसेस जो है ये पौधों के लिए ही सूटेबल होता है, मतलब इस विधि का उपयोग पौधों के लिए होता है। बस समझ में आया। सर जीन गन में क्या होता है, पूछा जाएगा क्वेश्चन, जीन गन क्या है, तो सर यह एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा और देखिए एक बात और सुनिएगा, विथ हाई वेलोसिटी यानी उच्च गति के साथ इसको आप डालते हैं। वेलोसिटी उसका उच्च रहता है, गन के बारे में आप जानते ही हैं वेलोसिटी कितना कम रहता है। अच्छा, तो इसमें क्या किया जाएगा सर, जीन गन में क्या करते हैं, तो गोल्ड या टंगस्टन के ऊपर किसका, यही अपने डीएनए को लेपित कर देते हैं और फिर उसके बाद हम सीधे इसको पौधे के अंदर स्थानांतरित कर देते हैं। ये अधिकांशतः पौधों के लिए होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला है डिसआर्म्ड पैथोजन वेक्टर्स। डिसआर्म्ड पैथोजन फैक्टर, इसका काम होता है डिसआर्म्ड पैथोजन वेक्टर, जैसे ये लास्ट वाला फिगर आप इस पे देख रहे हैं। इसमें क्या होता है, व्हेन इट इन्फेक्ट द सेल, यानी कि अब हम लोग एक रोगवाहक को वेक्टर के रूप में काम करते हैं। डिसआर्म्ड पैथोजन वेक्टर यानी कि यह एक तरह का वाहक है लेकिन पैथोजन भी है, यानी कि रोग कारक भी है ये। और इससे हम क्या करते हैं कि इससे इन्फेक्शन करा देते हैं कोशिका को सीधे इन्फेक्शन करा देंगे। जैसे ही इन्फेक्शन कराएंगे तो और इसके साथ ट्रांसफर रिकॉम्बिनेंट जीन इनटू द होस्ट, और होस्ट के शरीर में रिकॉम्बिनेंट जीन प्रवेश कर जाता है। ये डिसआर्म्ड पैथोजन मतलब हमारे पास में 3 और भी विधियां हैं। एक को तो हम क्या किए कि माइक्रो इंजेक्शन करा दिए। माइक्रो इंजेक्शन जो कि एनिमल में अधिकांशतः ये होता है। एनिमल में ये क्या करते हैं, एनिमल सेल में, तो सर हम डीएनए को डायरेक्टली इंजेक्शन के द्वारा सीधे कहाँ डाल देते हैं, न्यूक्लियस में, जंतु कोशिका के न्यूक्लियस में स्थानांतरित कर देते हैं।
दूसरे नंबर में जीन गन है, ये पौधों के लिए उपयोगी होता है। इसमें टंगस्टन या गोल्ड के ऊपर डीएनए को लेपित करके सीधे एक हाई वेलोसिटी के साथ प्लांट अंदर स्थानांतरित कर दिया जाता है और ये पौधों के लिए होता है। अच्छा, डिसआर्म्ड पैथोजन वेक्टर, ये अब लास्ट में जब आदमी थक गया तो क्या सोचा कि हम एक काम करते हैं, हम एक रोग कारक को लेकर आते हैं जो रोग, और उस रोग कारक के अंदर इस डीएनए को जोड़ दिया जाए, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, आरडीएनए को जोड़ दिया जाए और उसको छोड़ दिया जाए होस्ट के शरीर में। काहे के लिए? जा उसमें इन्फेक्शन करो, जैसे ही इन्फेक्शन करेगा उसको संक्रमित करेगा, अब उसके कारण ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है होस्ट के शरीर में प्रवेश कर जाएगा। इसका यहाँ पे हिंदी देखिएगा तो वही बातें हैं यहाँ पे जो भी हिंदी आपको बताए हैं। सूक्ष्म अंतःक्षेपण, इस विधि में पुनर्योगज डीएनए को सीधे एक जंतु कोशिका के केंद्रक के भीतर इंजेक्ट किया जाता है। बात समझ में आया? दूसरे नंबर में बायोलिस्टिक यानी जीन गन, इसमें कोशिकाओं को डीएनए के साथ लेपित, कोशिकाओं को डीएनए के साथ लेपित सोने या टंगस्टन के उच्च वेग सूक्ष्म कणों से बमबारी की जाती है। इसमें कोशिकाओं को, यानी कि जो भी हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को लिए हैं उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को सोने या टंगस्टन से लेपित कर देते हैं और लेपित करके यानी कि इस सूक्ष्म कण को, मतलब जो सूक्ष्म कण है जिसको हम लेपित किए हैं उसको अब उच्च ये वेग के साथ बमबारी करा देते हैं और यह विधि पौधों के लिए ही उपयोगी होता है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? अहानिकारक रोगजनक संवाहक, यानी कि हम लोग वैसे रोगजनक को लाएंगे, पैथोजन को लाएंगे जो किसी भी प्रकार के शरीर में इन्फेक्शन तो नहीं कर सकता है, मतलब शरीर में सारी बीमारी तो उत्पन्न नहीं कर सकता है लेकिन इन्फेक्शन कर सकता है। तो अब उससे हम क्या करेंगे? जब यह कोशिका को संक्रमित करता है, जब यह रोगकारक संवाहक कोशिका को संक्रमित करेगा तब यह पुनर्योगज डीएनए जो है, पुनर्योगज डीएनए को परपोषी में स्थानांतरित कर देते हैं, तब यह परपोषी में यानी होस्ट के शरीर में स्थानांतरित हो जाता है। बात समझ में आया? अच्छा, उसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक है अपना प्रोसेस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का प्रक्रिया है और इसके अंतर्गत जितने भी प्रोसेस शामिल हैं, जैसे कि ये पूरा प्रोसेस आपका हो गया आइसोलेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, ये प्रोसेस ऐसे 6 प्रोसेस है और बस इसी 6 प्रोसेस के बारे में हम लोग को थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। इन्हीं 6 प्रोसेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और यहीं बस उसके बाद ये आपका चैप्टर जो है समाप्त हो जाएगा। बस इस 6 प्रोसेस को हम एक ही क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। जैसे इसमें आनुवांशिक पदार्थों को का पृथक्करण करना, पुनर्योगज डीएनए के लिए हमें क्या क्या चाहिए? डीएनए को विशिष्ट स्थानों पर काटना, पीसीआर का उपयोग करना जिससे लाभकारी जीन का प्राप्त हो सके, पुनर्योगज डीएनए का परपोषी कोशिका में स्थानांतरित करना यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट में डालना और बाहरी जीन उत्पादन को प्राप्त करना और अनुप्रवाह संसाधन यानी कि डाउन स्ट्रीमिंग। चलिए, तो ये बस प्रोसेस हम लोग पढ़ेंगे, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, बस इतना ही प्रोसेस हम लोग को पढ़ना है। उसके बाद ये जो है अपना खत्म हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग को ये कंप्लीट करना है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक यहाँ तक आप लोग वीडियो को एक बार अच्छा से देख लीजिए, नोट्स कर लीजिए, एक बार लाइन वाइज लाइन अच्छा से पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए, लास्ट में वीडियो को लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और शेयर करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।